अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th इकोनॉमिक्स का जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ स्ट्रैटिफाइड और मिक्सड सैम्पलिंग। ये मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग हम आगे आज पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में से हमने रैंडम सैम्पलिंग और परपज़िव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग पढ़ा था। आज हम स्ट्रैटिफाइड और मिक्सड सैम्पलिंग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अभी हमें चार मेथड्स हमें पढ़ने हैं। आज का जो हमारा पहला मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रैटिफाइड और मिक्सड सैम्पलिंग। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में, यहाँ पर आप देखिए कि मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग इसमें रैंडम सैम्पलिंग है, पर्पजिव सैम्पलिंग है, इसी तरह से स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है जो हमें आज पढ़ना है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये मेथड्स थर्ड से लेकर सिक्स तक ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आज हम पहले पढ़ेंगे। Stratified sampling, stratified or mixed sampling. This method of sampling is generally adopted when population consists of different groups with different characteristics. This stratified or mixed sampling method जो है इसको उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब population of our study or the universe of our study consists of different groups, जब उसमें different groups होते हैं और उन डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। स्ट्रेटा क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है, स्ट्रेटा एक ग्रुप होता है और उस वक्त फिर हम इस पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट स्ट्रेटास में डिवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा। इस मेथड के हिसाब से पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटास डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी पॉपुलेशन के जब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जाते हैं। जो सेम कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, जिनके फिर और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तरह के होते हैं, उनको दूसरे ग्रुप में रखा जाता है। इसी तरह से जो सिमिलर आइटम्स होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में फिर रखा जाता है। एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा। तो फिर हर एक स्ट्रेटा से, हर एक ग्रुप से कुछ आइटम्स को सिलेक्ट किया जाता है सैंपल के लिए, सो दैट द एंटायर पॉपुलेशन गेट्स रिप्रेजेंटेड। तो उससे क्या हो जाता है कि पूरी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट हो जाती है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूल में हमारे एक स्कूल जो हमारा है उसमें हम स्टडी करना चाहते हैं कि सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बच्चों का हम देखना चाहते हैं। सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड हम उन बच्चों का देखना चाहते हैं जो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस स्कूल में बच्चे जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इसमें बॉयज़ भी हो सकती हैं, गर्ल्स भी हो सकती हैं, इसमें रूरल एरियाज़ के भी हो सकते हैं और इसी तरह से अर्बन एरियाज़ के भी बच्चे हो सकते हैं। इसी तरह से फिर क्लास वाइज हम देख सकते हैं। इसी तरह से फिर हम देख सकते हैं कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है। एजुकेशनल बैकग्राउंड, कौन लिटरेट फैमिली से आ रहे हैं बच्चे, कौन इलिटरेट फैमिली से आ रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम ग्रुप बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो फिर हम उससे हर एक ग्रुप से, हर एक स्ट्रेटा से कुछ आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे सैंपल के लिए। तो इससे पूरी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट हो जाएगी। ईच स्ट्रेटम शुड बी रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट प्रोपोर्शन इन द सैंपल। हर एक स्ट्रेटा को करेक्ट प्रोपोर्शन में सैंपल में रिप्रेजेंट करना होगा। फिर यहाँ पर तो इलस्ट्रेट सपोज देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। यहाँ पर एक और एग्जांपल उन्होंने दी है। सपोज क्लास 11th में हमारे 50 स्टूडेंट्स हैं। आउट ऑफ देम 30 हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एंड 20 हैव स्टडीड होम साइंस इन देयर क्लास 10th। और 30 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स स्टडी किया है और 50 स्टूडेंट्स ने होम साइंस स्टडी किया है 10th में। दस द पॉपुलेशन ऑफ द 50 स्टूडेंट्स गेट्स डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रेटा। तो पॉपुलेशन जो 50 स्टूडेंट्स की है इसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे कंसिस्टिंग ऑफ 20 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली। वो 30 स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है और वो 20 स्टूडेंट्स जिन्होंने होम साइंस पढ़ा है। फ्रॉम ईच ऑफ दीज स्ट्रेटा आइटम्स वुड बी सिलेक्टेड प्रोपोर्शनेटली सच दैट द सैंपल रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। तो दोनों ये दो स्ट्रेटा या दो ग्रुप्स इसके जो बनेंगे इनमें से हम प्रोपोर्शनेटली फिर सैंपल रिप्रेजेंट करेंगे ताकि पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट किया जा सके। If of the total 50 students only a sample of 5 is to be selected, सपोज फॉर अगर हम टोटल 50 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का सैंपल लेना चाहते हैं तो हमें तो हम रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं 3 स्टूडेंट्स को 30 स्टूडेंट्स के ग्रुप में से। यानी ग्रुप ए में से हम 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स हम 3 सिलेक्ट करेंगे और 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे ग्रुप में बी में से जिन्होंने होम साइंस पढ़ा है, यानी सेकंड ग्रुप से तो 2 स्टूडेंट्स हम सिलेक्ट करेंगे। हाउ और इसका फिर प्रपोर्शन यानी रेशो सेम बनेगा 1:10।
20 में से 2 दैट इज़ 1:10 और 30 में से 3 दैट इज़ 1:10, यानी 10 में से हमने एक स्टूडेंट लिया दोनों ग्रुप्स में से। हाउएवर आइटम में बी सिलेक्टेड अनप्रोपोर्शनेटली फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटा, मगर हम अनप्रोपोर्शनेटली भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल ये जो इन्वेस्टिगेटर है ये भी प्रेफर कर सकता है कि मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा है यानी 30 स्टूडेंट, उनमें से 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करे, सिर्फ एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करे होम साइंस ग्रुप में से, यानी 20 स्टूडेंट्स में से जो ग्रुप बी है। The choice will be governed by the nature of the inquiry and wisdom of the investigator. इसमें फिर चॉइस जो है इट विल बी गवर्नड बाय द नेचर ऑफ द इंक्वायरी, इंक्वायरी कैसी है, किस तरह की स्टडी हम करना चाहते हैं, और इन्वेस्टिगेटर की विजडम पर या इन्वेस्टिगेटर की इन्फ्लुएंस पर। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड टेक्निक ऑफ सैंपलिंग बिकॉज दिस मेथड इन्वॉल्व्स द मिक्सचर ऑफ बोथ पर्पस सैंपलिंग एंड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग जो है इसको हम मिक्स्ड सैंपलिंग भी कहते हैं, मिक्स्ड टेक्निक ऑफ सैंपलिंग, क्योंकि इसमें दोनों मेथड्स अडॉप्ट हो जाते हैं, पर्पस सैंपलिंग भी और रैंडम सैंपलिंग। द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा इज पर्पसली डन, क्योंकि पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है जब डिफरेंट ग्रुप्स में, जब पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में, तो इट इज डन पर्पसफुली, यानी पर्पसली इसको डन किया जाता है, यानी डिवाइड किया जाता है, यानी डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा इसको पर्पसफुली किया जाता है बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर और द इन्यूमरेटर। और while the selection of the items is done at random, मगर जो सिलेक्शन होती है आइटम्स की फ्रॉम दी स्ट्रेटा इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रैंडमनेस और इट इज रैंडमली डन। इसके बाद हम देखते हैं मेरिट्स इस मेथड के। दिस मेथड कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। इस मेथड में जो पॉपुलेशन होती है उसके डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द डेटा बिकम्स पॉसिबल। ये जो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉपुलेशन के, इस के बेसिस पर जब हम डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन के कवर करते हैं तो उससे कंपेरेटिव स्टडी पॉसिबल हो जाती है, डेटा की कंपेरेटिव स्टडी पॉसिबल हो जाती है। दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग ऑफर्स रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट्स। इस मेथड से ये जो मेथड ऑफ सैंपलिंग है इससे हमें मीनिंगफुल रिजल्ट्स हासिल हो जाते हैं और रिलायबल रिजल्ट्स यानी ड्रॉ हो जाते हैं। डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड इज सूटेबल only when there is complete knowledge about the diverse characteristics of the population। ये मेथड उसी वक्त पॉसिबल है जब हमें कंप्लीट नॉलेज होगी अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। जब हमें कंप्लीट नॉलेज होगी इनकी फीचर्स के रिलेटेड, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तब ही हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। देयरफॉर दिस हैज लिमिटेड स्कोप, तो इस वजह से इसके कुछ लिमिटेड स्कोप है। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा। और क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्ट्रेटाज है, क्योंकि इसको इन्वेस्टिगेटर ही ये डिसाइड करता है कि किस आइटम को किस ग्रुप में रखे, किस स्ट्रेटा में रखे। इस फिर ये भी पॉसिबल हो जाता है, इसमें इन्वेस्टिगेटर की बाइस भी फिर आ जाती है, उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाता है। When the size of population is already small, it may be difficult to further divide it into smaller parts strata। अगर population size बहुत ही small है तो उसको फिर further divide करना different groups में, different parts में, ये मुश्किल हो जाता है। Systematic sampling। अब हम systematic sampling पढ़ते हैं। According to this method, units of the population are numerically, geographically or alphabetically arranged। Every nth item of the every nth item of the numbered item is selected as a sample item। इस मेथड में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन को न्यूमेरिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जियोग्राफिकली ये इसमें आ सकता है रूरल अर्बन, या फिर हम इसमें भी एरियाज को यानी डिफाइन कर सकते हैं, उनको नंबरिंग दे सकते हैं, उसके हिसाब से जियोग्राफिकली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी पॉपुलेशन को अरेंज कर सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकली, यानी अल्फ़ाबेटिकली मीन्स यानी अल्फ़ाबेटिकली हम इन जिनके नेम्स या जिन सपोज फॉर एग्जांपल जो पॉपुलेशन है उनके जो नेम्स या ए से स्टार्ट होते हैं उनको पहले रखते हैं, बी के उसके बाद, सी के उसके बाद, तो इस तरह से हम उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं on the basis of alphabets। Every nth item of the numbered items is selected as a sample item। फिर every nth item, हर एक nth आइटम जो हम डिसाइड करते हैं, nth क्या है हमारे पास, तो उस यानी एवरी nth आइटम ऑफ द नंबर्ड आइटम्स जो हमने नंबर किए, अब अरेंज की है ये पॉपुलेशन, उसमें जो एवरी nth आइटम जो हमने सिलेक्ट किया है उसको हम एज सैम्पल आइटम सिलेक्ट करेंगे। nth नंबर हम सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास है एवरी फिफ्थ आइटम हमने नंबर्स को अरेंज किया, तो पहले हम फिफ्थ को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम सिलेक्ट करेंगे 10th को, फिर 15th को, फिर 20th को, फिर 25th को, फिर 30th को, बिकॉज इट इज़ ऑन द इंटरवल ऑफ यानी फिफ्थ नंबर हमने सिलेक्ट किया, पहले 5 को सिलेक्ट किया क्योंकि ये फिफ्थ नंबर है 1 से लेकर यानी फिफ्थ, फिर नेक्स्ट फिफ्थ,
वो तो 10 आएगा, फिर नेक्स्ट फिफ्थ वो आएगा 16, फिर ये 15, फिर नेक्स्ट फिफ्थ वो आएगा 20, या इसी तरह से एवरी 10th आइटम 10 को सिलेक्ट करेंगे, फिर 20 को, उसके बाद छोड़कर 10, फिर उसके बाद 10 को छोड़कर यानी 30th, फिर उसके बाद 10 को छोड़कर वो 40th होगा, या एवरी थर्ड 6, यानी एवरी थर्ड आइटम, अगर हम 6 को 3 को सिलेक्ट करेंगे तो फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 15 आएगा, यानी एवरी थर्ड आइटम, एवरी फोर्थ 8th 12th, इस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं फिर एवरी nth आइटम को। nth आइटम मीन्स जो हम डिसाइड करते हैं, nth मीन्स ये हो सकता है थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, एट्थ भी, 9th भी, 10th भी, सेकंड भी। To illustrate, if 10 out of 100 students are to be selected for a sample, then 100 students would be numbered and systematically arranged. Suppose for example हमें 10 स्टूडेंट्स को आउट ऑफ 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है सैंपल के लिए, यानी 100 में से हमें सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है सैंपल के लिए, तो 100 स्टूडेंट्स को हम न्यूमेरिकली या सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। वन आइटम ऑफ द फर्स्ट 10 वुड बी सिलेक्टेड एट रैंडम, वन आइटम ऑफ द फर्स्ट, यानी पहला जो आइटम जो हम यानी आउट ऑफ फर्स्ट 10 उनको हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, यानी पहले 10 में से फ्रॉम 0 to 10 उनमें से किसी भी आइटम को हम यानी रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, उनकी हम सपोज फॉर एग्जांपल स्लिप्स बनाकर 10 की, तो फिर उनको ड्रा करके एक को ड्रा करेंगे। Subsequently, every 10th item from the selected number will be selected to frame a sample. Suppose for example अगर हमने यहाँ पर ये ड्रा किया, पहले 10 स्टूडेंट्स की स्लिप्स हमने बनाई उनमें से रैंडमली एक नंबर को चूज़ किया स्लिप्स को ड्रा करके लॉटरी मेथड पे, तो हमें सपोज फॉर एग्जांपल वहाँ पर अगर 7th आइटम आ गया, वो 7 था उसका नंबर, तो एवरी 10th अब हमें सिलेक्ट करना है, 7 से एवरी 10th, तो वो 14 आएगा, फिर 21, फिर 29, फिर 37, तो इस तरह से अगर पहला आइटम हमने जो रैंडमली चूज़ किया वो 5 आ गया, तो फिर 10 फिर 15th को सिलेक्ट करना है, फिर 25th को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने रखा है एवरी 10th आइटम, क्योंकि 100 में से सिर्फ हमें 10 ही स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। इफ द फर्स्ट सिलेक्टेड नंबर इज 5th आइटम, then the subsequent numbers would be 15th, 25th, 35th, 45th, 55th, 65th, 75th, 85th and 95th, यानी 95th नंबर, 85th नंबर, 75th नंबर, ये नंबर्स हमारे फिर सिलेक्ट हो जाएंगे सैंपल में। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज इन फैक्ट शॉर्टकट मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, इसको ये एक शॉर्टकट मेथड है रैंडम सैम्पलिंग के लिए। अब हम देखते हैं मेरिट्स इस मेथड के। दिस इज ए वेरी सिंपल मेथड, इस सैंपल इज इजीली डिटरमाइंड, ये एक सिंपल मेथड है और इसमें सैंपल को भी इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है। पहले हमें एक रैंडमली एक नंबर चूज़ करना है, पहले 10 में से या पहले 5 में से, तो फिर उसी के हिसाब से हम एवरी nth आइटम को सिलेक्ट करेंगे, यानी पहले 10 में से एक रैंडम नंबर सिलेक्ट करेंगे, फिर एवरी nth आइटम हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डिमेरिट्स, यानी मेरिट्स में से एक और मेरिट जो इसका है वो है ये कि देयर इज़ हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन दिस मेथड, इसमें कोई पर्सनल बायस इन्वेस्टिगेटर का शामिल हाल नहीं हो जाता है, यानी उसका ये इन्फ्लुएंस यहाँ पर कम हो जाता है ये इन्वेस्टिगेटर का। Demerits, every item in the population does not get equal chances of being selected because only the first item is selected on the basis of random sampling. इसका एक डिमेरिट ये बहुत बड़ा है, वो ये कि एवरी आइटम जो पॉपुलेशन का है उसको इक्वल चांस नहीं मिलता है सैंपल में सिलेक्ट होने के लिए, क्योंकि पहला ही आइटम, सिर्फ एक आइटम सिलेक्ट किया जाता है रैंडम सैंपलिंग के बेसिस पे। फिर जब पहला रैंडम सैंपलिंग के बेसिस पे पहला आइटम हमने सिलेक्ट किया, फिर एवरी आइटम जो उसके बाद जो सिलेक्ट होता है दैट इज बेस्ड ऑन दिस सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्योंकि एवरी nth आइटम अब हमें सिलेक्ट करना, अगर हमें पहले 8th मिल गया तो अब 16, अब एवरी 10th को सिलेक्ट करना है, यानी अब 18th को सिलेक्ट करना है, अब 28th को फिर सिलेक्ट करना है, अब वो सिलेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली एवरी nth आइटम, अगर हम एवरी 10th आइटम सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर एवरी 5th आइटम सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर हमें पहला मिल गया है सपोज फॉर एग्जांपल 3, तो फिर 8 को सिलेक्ट करना है, फिर 13 को, तो अब 8 13 जो है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि पहला जो हमारा था 3 वही हमने रैंडम सैम्पलिंग के जरिए सिलेक्ट किया, बाकी जो है वो फिर खुद सिलेक्ट हो जाते हैं। Principal demerit of systematic sampling, it does not allow every item of the universe equal chance of being selected in the sample. इसमें सबसे बड़ी जो यानी
खामी है या डिमेरिट जो इसका सबसे बड़ा है वो ये कि इसमें हर एक आइटम को हर एक आइटम जो यूनिवर्स का होता है उसको इक्वल चांस नहीं मिलता है सैंपल में सिलेक्ट होने के लिए। इफ ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन आर होमोजेनियस दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग सर्व्स नो स्पेसिफिक पर्पस। अगर सभी आइटम्स पॉपुलेशन की होमोजेनियस है, सेम है, तो इस मेथड से कोई स्पेसिफिक पर्पस हमें फुलफिल नहीं होता है। कोटा सैंपलिंग, इसके बाद अब हम देखते हैं कोटा सैंपलिंग। इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। कोटा सैंपलिंग में हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में और क्लासेस में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अभी हम देखते हैं आगे कि आपको हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग में, मगर कोटा सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में कुछ डिफरेंस हैं जो आगे आ रही हैं। सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स्ड, फिर हर एक ग्रुप की टोटल परसेंट, हर एक ग्रुप की जो हर यानी डिफरेंट ग्रुप जो है उनकी कुछ परसेंटेज फिक्स की जाती हैं टोटल पॉपुलेशन में से, यानी सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, कुछ परसेंटेज जो डिफरेंट ग्रुप्स की होती हैं उनको फिक्स किया जाता है टोटल पॉपुलेशन में। यानी ऐसा नहीं होता था स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में फिर हम ऑन द बेस ऑफ प्रोपोर्शन हम कुछ आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते थे या कर सकते हैं, या इसी तरह से अनप्रपोर्शनेटली भी हम वहाँ पर आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम कुछ फिक्स्ड परसेंटेज फिक्स करते हैं टोटल पॉपुलेशन में हर एक ग्रुप के लिए। फर्दर सम कोटा ऑफ द आइटम्स टू बी सिलेक्टेड एज सैम्पल आइटम्स इज फिक्स्ड फॉर ईच ग्रुप। तो फिर हम देखते हैं कि कोटा फर्दर सम कोटा ऑफ द आइटम्स, सम ये जो कोटा एक आइटम्स का होता है जो हमें सिलेक्ट करना है हर एक ग्रुप में से, तो हर एक ग्रुप के लिए हम एक फिक्स्ड कुछ आइटम्स रखते हैं, कुछ फिक्स्ड परसेंटेज रखते हैं जो हमें सिलेक्ट करना है टोटल कोटा के लिए। यानी हर एक ग्रुप के लिए हम एक फिक्स्ड कोटा, हर एक यानी हर एक ग्रुप के लिए हम एक फिक्स्ड कोटा रखते हैं जो हमें सिलेक्ट करना है टोटल सैंपल के लिए। द इन्वेस्टिगेटर सिलेक्ट्स द फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू फ्रेम ए सैंपल। तो इन्वेस्टिगेटर फिर हर एक ग्रुप में से एक फिक्स्ड नंबर सिलेक्ट करता है ताकि वो सैंपल फ्रेम करें। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ये मेथड जो है ये वेरी एक्सपेंसिव मेथड नहीं है बहुत ज़्यादा, बट देयर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स बाय द इन्वेस्टिगेटर। मगर यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी ऑफ बाइस आ जाती है इन्वेस्टिगेटर की, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ही आइटम्स को सिलेक्ट करता है डिफरेंट ग्रुप्स में से, डिफरेंट स्ट्रेटास में से, क्योंकि वही सिलेक्ट करता है हर एक ग्रुप में से, वही कोटा सिलेक्ट असाइन करता है, वही हर एक कोटा में से फिक्स्ड प्रोपोर्शन सिलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर ही। तो इसमें इन्वेस्टिगेटर की बाइस, इन्वेस्टिगेटर का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। अकॉर्डिंगली द रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट बिकम्स क्वेश्चनेबल। तो इससे फिर ये जो रिजल्ट्स होते हैं इन्वेस्टिगेशंस के तो वो भी फिर क्वेश्चनेबल बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। कन्वीनियंस सैंपलिंग, अब एक और मेथड हमारे पास है वो है कन्वीनियंस सैंपलिंग। इन दिस मेथड सैंपलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस। इस मेथड में ये जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो सैंपल इस तरह से सिलेक्ट करता है जो उसको सबसे कन्वीनियंट लगता है, जो उसको लगता है कि सबसे ईजीएस्ट मेथड है, वही वो उसी हिसाब से वो सैंपल को सिलेक्ट करता है। टू इलस्ट्रेट एन इन्वेस्टिगेटर में सिलेक्ट ए सैंपल ऑफ टीचर्स मियरली बाय रेफरिंग टू द कॉलेज प्रॉस्पेक्टस। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टिगेटर जो है, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर उसको टीचर्स के उनके जॉब सेटिस्फेक्शन पर या वो अपने जॉब के रिलेटेड कितने सेटिस्फाइड हैं, जॉब प्रोफाइल के रिलेटेड वो क्या कहना चाहते हैं, और उसी तरह से उनका जॉब यानी ग्रोथ कैसी है, टीचर्स के रिलेटेड वो उस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, या टीचर्स का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक इन्वेस्टिगेटर वो चीज़ स्टडी करना चाहते हैं कि टीचर्स में यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसी है, उनकी रिसर्च कैसी है, उनकी जो यानी डिग्रीज़ हैं या उनकी जो क्वालिफिकेशन है उन किस मोड से वो हासिल की हैं। यानी उसमें फिर डिफरेंट मोड्स आते हैं, चाहे डिस्टेंस मोड है या इसी तरह से ई लर्निंग है जैसे कि आज हम देखते हैं, या इसी तरह से ऑन कैंपस उन्होंने यानी रेगुलर उन्होंने डिग्रीज हासिल की हैं। इस तरह की अगर वो स्टडी करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टिगेटर सिलेक्ट करना चाहता है, अब टीचर्स का वो एक सैंपल वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये वो सिलेक्ट कर सकता है मियरली बाय रेफरिंग टू द प्रॉस्पेक्टस ऑफ द कॉलेज। अगर वो सिर्फ कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस या स्कूल का प्रॉस्पेक्टस देखता है उसमें टीचर्स का लिस्ट देखता है, उसी में से सिलेक्ट करता है। अब उसको लगता है कि सबसे ईजिएस्ट मेथड उसके लिए यही है तो उस तरह से वो सिलेक्ट कर सकता है। दिस मेथड इज द सिंपलेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव। ये मेथड सबसे सिंपल और लीस्ट एक्सपेंसिव है बट अनसाइंटिफिक एंड अनरिलायबल। मगर ये साइंटिफिक और रिलायबल मेथड नहीं है क्योंकि इसमें
बहुत ज़्यादा यानी इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है इन्वेस्टिगेटर का। वो अपनी मर्ज़ी मनमानी के हिसाब से ये डेटा को मॉडिफ़ाई कर सकता है, सैंपल को मॉडिफ़ाई कर सकता है, तो उससे फिर रिज़ल्ट्स जो है वो अनरिलायबल और अनरिलायबल बन सकते हैं और क्वेश्चनेबल बन सकते हैं। इट डिपेंड्स टू मच ऑन द विम्स ऑफ इन्यूमरेटर्स, क्योंकि ये मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा इन्यूमरेटर्स या इन्वेस्टिगेटर्स की उनकी अपनी ख्वाहिशात, उनकी अपनी मर्ज़ी पे पे चलता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें फिर डेटा की रिलायबिलिटी कम हो जाती है। इंशाल्लाह कल हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डेटा। ये अब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं